हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चालू कर रहे हैं। इससे पहले हमने राउल्स लॉ में पढ़ा कि जब किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। इसे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो रेशियो है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। आगे की स्टडी में ये सामने देखने में आया कि अगर सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट का सेम अमाउंट डिसॉल्व किया जाए तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेम आता है। जैसे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर अगर हम 1 मोल यूरिया या 1 मोल शुगर और 1 मोल ग्लूकोज इन तीनों में से कोई भी डिसॉल्व करें, मींस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर अगर हम 1 मोल यूरिया डिसॉल्व करते हैं या 1 मोल शुगर डिसॉल्व करते हैं या 1 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व करते हैं तो उस सारी कंडीशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होने वाला वेपर प्रेशर में कमी या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कांस्टेंट आता है। और जब वेपर प्रेशर में कमी कांस्टेंट आती है तो उससे रिलेटेड अदर प्रॉपर्टी, जैसे वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये अदर प्रॉपर्टी जो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी में भी चेंज देखने को मिलता है। तो इन सारी प्रॉपर्टी को जो सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड ना करके किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Those property of ideal solution which depends only on the number of particles of solute dissolved in a definite amount of solvent and not depend on the nature of solute are called colligative property। तो इन शॉर्ट मैं फिर से बोलता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में सॉल्यूट के जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयन हो या एटम्स हो, उन पार्टिकल की नंबर पर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो आपके सिलेबस में है। इसमें फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और चौथा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम बारी बारी कर से इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ना चालू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चालू करते हैं, वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हम किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। इसे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। ये हमने राउल्स लॉ में इस प्रॉपर्टी को पढ़ लिया है। हमने एक सॉल्वेंट लिया जिसको हमने ए नाम दिया और उसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जिसको हमने बी नाम दिया। तो हमने राउल्स लॉ में पढ़ा कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution। और इसको मैथमेटिकली हमने लिखा Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0। यहां Pa0 माइनस PS लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। Pa0 प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और PS उस सॉल्यूशन का जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व किया गया है उसका वेपर प्रेशर है। तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन बनाते समय जो कमी आती है दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हम इसका रेशियो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ निकालते हैं तो इसे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। और राउल्स लॉ इसके बारे में कहता है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मीन्स Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0 इक्वल XV। और XV क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन है और XV इक्वल हो जाएगा NV अपॉन Na प्लस NV। अब इस प्रॉपर्टी का जो यूज करते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के अंदर करते हैं।
अगर हमको किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना होता है तो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यूज कर सकते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम देखें, उसमें सॉल्यूट का बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए Na प्लस Nb ये अबाउट इक्वल टू हो जाता है Na, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर Nb का अमाउंट बहुत कम होता है। तो उसमें Na और Nb की जो वैल्यू होती है वो लगभग Na के बराबर होती है। ऐसी कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं Pa नॉट माइनस PS अपॉन Pa नॉट इक्वल Nb अपॉन Na, और Nb नंबर ऑफ मोल्स है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हमने B से और वॉलेटाइल सॉल्वेंट को हमने A से रिप्रेजेंट किया है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो B के आएंगे वो क्या आएंगे, WB अपॉन MB। यहां WB क्या है, B का वेट इन ग्राम, और MB है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B अपॉन, यहां WB क्या है, सॉल्यूट का वेट ग्राम में, और MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन WA अपॉन MB। Na क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA मीन्स वेट ऑफ A इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। इसको हम जब रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाता है WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या है फॉर्मूला हमारा, फाइनली Pa नॉट माइनस PS अपॉन Pa नॉट, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को बता रहा है, इक्वल हो जाएगा WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों हमको एक्सपेरिमेंट के दौरान मालूम होगा, क्योंकि हम खुद ही सॉल्यूशन बना रहे हैं कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हमने कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व किया है, ये हमको मालूम होगा। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ये भी हमको पहले से मालूम होगा, तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मेजरमेंट ओस्टवाल्ड वॉकर डायनामिक मेथड के जरिए किया जाता है। ओस्टवाल्ड वॉकर डायनामिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम दो सेट ऑफ बल्ब्स लेते हैं। एक सेट ऑफ बल्ब्स में सॉल्यूशन भरते हैं और दूसरे सेट ऑफ बल्ब में हम सॉल्वेंट भर देते हैं। यहां पर हमने एक सॉल्यूशन का बल्ब बनाया है और दूसरे में हमने एक सॉल्वेंट का बल्ब बनाया है, लेकिन एक्चुअल में 3-4 बल्ब्स का एक सेट होता है जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया जाता है, और 3-4 बल्ब का ही सॉल्वेंट का सेट होता है जिसमें हमने प्योर सॉल्वेंट लिया होता है। अब हम क्या करते हैं कि ड्राई एयर इससे पास करते हैं। जब ड्राई एयर सॉल्यूशन वाले बल्ब में से निकल के जाता है तो वो कई बल्ब होते हैं, उनमें से जब ये ड्राई एयर पास होके जाती है तो ये ड्राई एयर पूरी तरीके से सॉल्वेंट की वेपर से सैचुरेट हो जाती है। मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जितना वेपर बना सकता था वो पूरी की पूरी वेपर वो ड्राई एयर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। इसलिए हम एक बल्ब नहीं लेते, एक सेट ऑफ बल्ब लेते हैं, जिससे कि एक बल्ब से निकल के जाता है, फिर ये दूसरे से निकल के जाती है, तीसरे से निकल के जाती है, तो वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट से सैचुरेट हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ड्राई एयर को सॉल्यूशन वाला सेट ऑफ बल्ब था उसके अंदर से पास किया, जिससे कि ड्राई एयर सॉल्वेंट से सैचुरेट हो गई। सपोज करो इसके अंदर जो मास में कमी आई वो W1 है, इसके वेट में कमी आई वो कितनी है, ये W1 है। ये वेट में कमी क्यों आई होगी, ये वेट में कमी इसलिए आई है क्योंकि कुछ सॉल्वेंट सॉल्यूशन से इवेपोरेट हो गया। कितना इवेपोरेट हुआ, जितना कि इसका वेपर प्रेशर है। तो ये जो W1 है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा PS के, मींस PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा W1 के।
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जितना कि सॉल्यूशन वाले बल्ब्स के सेट में वेट के अंदर कमी हुई है, या कहें जितना ये इवेपोरेट हो गया है सॉल्वेंट इसके अंदर से। इसके बाद जो एयर है जो सैचुरेट हो गई है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर से, अब इसको प्योर सॉल्वेंट के अंदर पास करते हैं। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, इसलिए जो एयर पूरी तरीके से सैचुरेट हो गई थी सॉल्यूशन के अंदर, अब वो सॉल्वेंट के अंदर जाके सैचुरेट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा है और वो और ज्यादा अमाउंट वेपर का उठा लेगी वहां से। सपोज करो वहां से जो वेपर का अमाउंट उठाती है वो है W2, तो सॉल्वेंट वाले बल्ब्स के सेट में जो वेट के अंदर कमी आएगी वो W2 होगी, और वो कमी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस PA नॉट माइनस PS ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, या ये कहें कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, इसके ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये W2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने क्या किया कि ड्राई एयर को पहले सॉल्यूशन वाले बल्ब्स के सेट में से पास किया और मेजर किया कि इस सॉल्यूशन वाले जो बल्ब्स के सेट हैं उनके वेट में कितनी कमी आई। उसके बाद उसी एयर को हमने सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट वाले बल्ब्स के सेट के अंदर से पास किया और ये मेजर कर लिया कि इनके अंदर कितनी वेट के अंदर कमी आई। सपोज करो ये कमी आई W2 के बराबर, तो ये W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के, और W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस PA नॉट माइनस PS जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा W2 के। तो ये दोनों चीजें हमको क्या दे रही हैं? हमारा फॉर्मूला है राउल्स लॉ के हिसाब से या रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इक्वल PA नॉट माइनस PS, ये जो डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W2 के, और PA नॉट इससे हम देखें तो PA नॉट माइनस PS प्लस PS, तो ये क्या आ जाएगा? W1 प्लस W2 आ जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया कि रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा W2 अपॉन W1 प्लस W2, या हम ये कहें कि रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर रेशियो होगा सॉल्वेंट वाल्व में होने वाली वेट की कमी और टोटल वेट की कमी का रेशियो। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए।